देखिए, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा कर चुके हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की चर्चा हो गई, सॉलिड एंगल समझा दिए थे। इनसे रिलेटेड एक नियम है, लॉ है गॉस लॉ। इसको गॉस लॉ भी कहीं लिखा हुआ है, गॉस थ्योरम भी लिखा हुआ है, गॉस प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है। तो इस गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? तो ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स which passes through closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the algebraic sum of charges enclosed by surface। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी क्लोज्ड सरफेस से टोटल जो फ्लक्स पास करेगा वह उसके अंदर जितने चार्ज हैं उसका अलजेब्राइक सम इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इस थ्योरम को आप लिखिएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच passes through a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the algebraic sum of charges enclosed by surface। Total electric flux which passes through a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the algebraic sum of charges enclosed by surface। Mathematically, it can be expressed as phi equal to, here phi indicates electric flux, integration E डॉट डी इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन। यह E डॉट डी है। तो अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, वहां पर एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका एरिया डीए है, वहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हम लोग सूत्र पढ़े हैं E डॉट ए। तो E डॉट डी ए स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। और यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब है, ये साइन क्या है? क्लोज सरफेस के लिए। तो पहले हम लोग छोटे छोटे टुकड़े से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, फिर टोटल फ्लक्स का ये आपका इंडिकेशन है। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए और सिग्मा क्यू मतलब द अलजेब्राइक सम ऑफ चार्जेज इनक्लोज्ड बाई सरफेस। जितने चार्ज उसके अंदर हैं उसका जोड़ है, सम है, और बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, किसी भी तरह का क्लोज सरफेस हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबॉइडिकल हो सकता है। उससे उस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा वो उसके शेप साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किसी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स केवल एक बात पर डिपेंड कर रहा है, उसके अंदर चार्ज कितना है। जैसे मान लो ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर यह ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू। हम लोग परिचित हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जिसमें दो चार्ज होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है। अब अगर पूछे कि इस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो पहला काम है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, टोटल चार्ज क्या हो गया? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो जाएगा जीरो। तो इस प्रकार से इस थ्योरम से एक ही बात आपको याद रखना है कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, अगर ये कैलकुलेट करना है तो आपको केवल ध्यान देना है कि उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकल जाएगा। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे।
मान लो ये किसी भी इरेगुलर शेप का क्लोज सरफेस है, इस पॉइंट O पर प्लस क्यू चार्ज है। अब हम लोग को दिखाना है कि इस क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके लिए इस पर हम एक छोटा सा एलिमेंट काट लिए, मान लो इसका एरिया डी है। इस एलिमेंट के अंदर यहां पर एक पॉइंट P है। इस P का इस चार्ज से डिस्टेंस हमने मान लिया R। ये जो डीए एरिया का एलिमेंट है इस पॉइंट O पर, इसके द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल है डी ओमेगा। तो इस पॉइंट चार्ज Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो E है। ये सरफेस का नॉर्मल है। इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन इस नॉर्मल से कितना एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। पहला काम तो हमने लिया कि एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर इस पॉइंट O पर एक चार्ज प्लस Q है। हमको कैलकुलेट करना है कि इससे टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा। इसके लिए इसको आप अनेक छोटे छोटे एलिमेंट में कट कर सकते हैं। हम एक छोटा एलिमेंट ले लिए जिसका सरफेस एरिया है डी। इस एलिमेंट के अंदर एक पॉइंट P है जो चार्ज Q से R डिस्टेंस पर है। इस एलिमेंट द्वारा इस पॉइंट O पर बनाया गया सॉलिड एंगल है डी ओमेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स which passes through element of area dA d phi equal to E dA cos theta। ये फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ही का मान dA cos theta। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स which passes through closed surface phi equal to, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटीग्रेशन dA cos थीटा बाई R स्क्वायर। पिछले क्लास में आपको बताए थे डीए एरिया के सरफेस द्वारा R डिस्टेंस के पॉइंट पर बनाया गया सॉलिड एंगल dA cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो हियर dA cos थीटा बाई R स्क्वायर इज सॉलिड एंगल मेड बाई सरफेस एरिया dA एट पॉइंट O, और फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q d ओमेगा, where d omega equal to dA cos theta by R square is solid angle। अब इस टोटल सरफेस के द्वारा इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर सॉलिड एंगल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 पाई होगा। तो इतना के जगह पर आप 4 पाई लिख सकते हैं। और फाई इक्वल Q 4 पाई सिंस डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा उसके इनसाइड पॉइंट पर बनाया गया सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या हो गया? 4 पाई। 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। ये प्रूफ हो गया। अब आपको याद रखना है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर कोई पूछे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, तो आपको केवल एक चीज देखना है, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना सिचुएटेड है। वह उस क्लोज सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है।
इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स which passes through closed surface does not depend on shape and size of क्लोज्ड सरफेस। इसको जरूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच पासेज थ्रू क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस। आप किसी क्लोज सरफेस से आपसे क्वेश्चन पूछ दे, एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उससे कुछ फ्लक्स क्रॉस कर रहा है 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कहेगा कि इफ रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस इज इंक्रीज्ड और मेड डबल, व्हाट विल बी चेंज इन फ्लक्स? देयर विल बी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस। इसको आपको याद रखना है। कूलम्ब के नियम का यूज करके किसी पॉइंट चार्ज के कारण या बहुत सारे पॉइंट चार्जों के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाले थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाले। लेकिन अब इस गॉस थ्योरम का यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके हम लोग 3 शेप की चार्ज बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसमें पहला, किसी चार्ज हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। इन सबके कारण कूलम्ब्स लॉ के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला जा सकता है। लेकिन सिलेबस के अनुसार हम लोगों को गॉस लॉ का ही यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम लोग पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल। हियर विल बी 3 cases. Case 1 is when point lies outside a spherical cell. Case 2 is when point lies on surface of a spherical cell. And case 3 is when point lies inside a spherical cell. So case 1, when point lies outside a spherical cell. Suppose this is a charged hollow sphere. O is center of a sphere and capital R is radius of a sphere. Plus Q charge is distributed over surface of this hollow sphere. P is a point outside this spherical cell at distance small r from its center, at which electric field intensity is to be determined.
For determination of electric field intensity at point P, at first, taking O as center and a small r as radius, we construct a spherical surface. A spherical surface. This spherical surface will be equipotential surface, which is called Gaussian surface. ये एक स्फेरिकल शेल है, सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है, इसके सरफेस पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बाहर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। अब इस O को सेंटर मानकर R रेडियस का हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इस स्फेरिकल सरफेस का हर पॉइंट इस चार्ज स्फीयर के सरफेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा और इसका अर्थ है कि यह जो स्फेरिकल सरफेस है यह इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को कहा जाएगा गॉसियन सरफेस। हम लोग पढ़ चुके हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इफ E is electric field intensity at point P, then its direction will be perpendicular to this Gaussian surface. Now, electric flux which passes through Gaussian सरफेस फाई इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ नॉर्मल टू द सरफेस। इन दिस कंडीशन द ई इज डायरेक्टेड नॉर्मली टू द सरफेस, सो थीटा विल बी 0 डिग्री। सो इन द एक्सप्रेशन फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, the value of cos theta will be equal to 1. So electric flux which passes through this Gaussian surface, phi will be E into A, where A is surface area of this Gaussian surface. Since radius of this Gaussian surface is a small r, then its surface area will be 4 pi r square. So phi equal to E into 4 pi r square. Equation 1. From Gauss theorem. According to Gauss theorem, the total electric flux which passes through closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the algebraic sum of charges enclosed by the surface. So inside this Gaussian surface, charge Q is situated. So from Gauss law, the electric flux phi will be equal to Q by epsilon naught from equations 1 and 2. E into 4 pi r square equal to Q by epsilon or E equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. This is the expression of electric field intensity due to a spherical shell when point lies outside it at distance small r from its center. Suppose a point charge Q is situated at center of this sphere, then electric intensity at point P will be also equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square. On this basis, we assume that total charge of a spherical shell can assumed to be concentrated at its center. अगर इस चार्ज Q को इस सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान लें तब भी कूलम्स लॉ के अनुसार इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का यही एक्सप्रेशन होगा 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इस स्फीयर के टोटल चार्ज को उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, होता नहीं है, माना जा सकता है। तो अगर आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है तो हो गया। कभी कभी ऐड कर देता है कि यूजिंग गॉस लॉ
फाइंड कूलम्स लॉ। तो इस एक्सप्रेशन के बाद आपको एक लाइन और जो है बढ़ जाना है। क्या बढ़िएगा? इफ चार्ज Q is situated at point P, then electric force which acts on it, F इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? Q इंटू E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square, and this is Coulomb's law. When 2 point charges capital Q and small q are separated by distance small r, then the force which acts between them F equal to 1/4 pi epsilon naught capital Q small q by R square. This is Coulomb's law. Now, with help of this expression, we can calculate the electric potential at point P by relation E equal to minus dV by dr, or dV equal to minus E dr. dV equal to minus 1/4 pi epsilon naught Q by R square dr, infinity to R, 0 to V. इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। तो आपको याद रखना है, अगर कोई चार्ज हॉलो स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, उस पर चार्ज Q है, उसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर उसके बाहर कोई पॉइंट P सिचुएटेड है, तो उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे केस 2। केस 2, when point lies on surface of a spherical cell। ये सिंपल है, ये आपका स्फेरिकल सेल है, चार्ज Q है, ये अभी हम लोग पॉइंट स्मॉल r डिस्टेंस इसके बाहर लिए थे, ये इसका रेडियस है। अगर पॉइंट P जो है इसके सरफेस पर ली जाए तो जो सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस स्मॉल r है वह कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली आप लिखिएगा इन दिस केस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by capital R square, and electric potential V equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R। तो ये सेकंड केस में कोई दिक्कत नहीं। अब मेन है केस 3। केस 3 क्या है कि when point lies inside a spherical cell। केस 3, when point lies inside a spherical cell। Suppose this is charged spherical cell, its center is O, its radius is capital R, plus Q charge is distributed over surface of it। P is a point inside a spherical cell at distance r from its center, at which electric field intensity is to be determined। At first, taking O as center and a small r as radius, we construct a spherical surface। This spherical surface will be also
equipotential surface. If electric field intensity at point P is E, then direction of E will be perpendicular to this equipotential surface. This equipotential surface is also called Gaussian surface. So electric flux which passes through Gaussian surface phi equal to E into A E into 4 pi r square from गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अनुसार किसी क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड होगा वो उसके अंदर जो चार्ज सिचुएटेड है उस चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस के इन साइड में कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि टोटल चार्ज तो होल स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 E into 4 pi r square equal to 0 or E equal to 0. This is important result. Inside a spherical cell, electric field intensity is to be 0. इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर आप किसी भी तरह की चार्ज बॉडी को रखिएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पूछ देता है कभी कभी कि आप किसी चार्ज बॉडी को इस एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे सेव कीजिएगा, तो उसका एक ही उपाय है, किसी भी साइज का किसी भी शेप का अगर कोई मेटालिक हॉलो कंडक्टर है उसके इन साइड में उसको रख दें, तो चूंकि किसी भी तरह के मेटालिक कंडक्टर अगर हॉलो है तो उसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, 0। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो उसके अंदर किसी भी चार्ज बॉडी पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से आप किसी चार्ज बॉडी को कैसे बचाएंगे। अब यहाँ से एक रिजल्ट और आपको मिलेगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे E इक्वल टू माइनस dV/dr। हियर चूंकि सिंस E इक्वल टू 0 देयरफॉर dV/dr इक्वल टू 0, दैट इज V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये रिजल्ट क्या मिला कि हॉलो चार्ज स्फीयर के इन साइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो पोटेंशियल उसके सरफेस पर होगा वही उसके अंदर हर पॉइंट पर होगा। कई बार भुलवाने के लिए पूछता है, एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है, सेंटर पर क्या होगा। लड़का सोचता है सेंटर पर 0 नहीं, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर है वो उसके अंदर हर पॉइंट पर है। तो इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर 2 नोट याद रखिए, केस 3 इंपॉर्टेंट है। जब भी एक ऑब्जेक्टिव एराइज होगा यही से होगा, इसको आप नोट में लिख सकते हैं। इनसाइड चार्ज्ड spherical cell electric field intensity is to be 0. Second, inside charged spherical cell electric potential is to be constant and inside a spherical cell electric potential at any point is equal to potential
at its surface। तो ये दो नोट इंपॉर्टेंट है। इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी जीरो, इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कांस्टेंट, एंड इनसाइड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। अब इसके बाद दो और एप्लीकेशन है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, चार्ज वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना, और इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालना। यही लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।